Online students, am I audible? Am I audible, online students? Yes, ma'am. Yes. Okay. आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कितनी तरह का होता है? आपने क्या क्या सुना है? ए, बी, ओ और इनके आगे पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, यही सब आपने ब्लड ग्रुप सुने। आज हमने इन ब्लड ग्रुप्स की जेनेटिक्स को समझना है, राइट? वेरी इजी टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। कुछ नहीं आता, सुनो मेरी बात। मतलब ब्लड ग्रुप हाँ और भी बड़ी सारी तरह के होते हैं, लेकिन जो मेजर टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं वो हम ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इसी वाले ब्लड ग्रुप्स को मानते हैं। बहुत सारी तरह के और भी ब्लड ग्रुप्स हैं, किस बेसिस पे हैं, इनकी क्या जेनेटिक्स है वो डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हर ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर क्या होती हैं? जीन्स। हर ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए अ पेयर ऑफ जीन्स इज रिस्पॉन्सिबल, बताया था, राइट? इसी तरह से ब्लड ग्रुप भी एक ट्रेट है, इसको भी कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर जीन्स है, ठीक है? अब ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर 3 जीन्स पॉपुलेशन में हो सकती हैं, IA, IB, स्मॉल आई। ये क्या है? जीन्स के नाम जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती है। पॉपुलेशन में ए, बी, ओ ब्लड ग्रुप, अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव जो लगाते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव। मैम आप म्यूटेड हो। मैम आपका माइक म्यूट है। हाँ जी, लेट लेट आ रहे हो तुम लोग। सब बच्चे अपने कॉपी और पेन साथ में रखेंगे, कॉपी और पेन, नोटबुक्स अपनी निकाल लो बाहर। नो टॉकिंग, क्विकली सेटल डाउन, ओपन योर नोटबुक्स, पेन लो अपने हाथ में। और एक बात समझो, जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम सबसे पहले बात करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी है या ओ। उसके बाद हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे, फिर उनको कंबाइन करेंगे, राइट? दूसरी बात मैंने आपको बताया, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन पॉपुलेशन में कितनी जीन्स है? 3, IA, IB, स्मॉल आई। लेकिन एक इंडिविजुअल में इन 3 में से कोई 2 जीन्स होंगी। हो सकता है मेरे अंदर हो स्मॉल आई की 2 कॉपीज, हो सकता है किसी इंडिविजुअल्स में IA 2 जीन्स हो, किसी में हो सकता है IA और IB हो, या IA और स्मॉल आई हो। किसी भी कॉम्बिनेशन में इन 3 जीन में से कोई 2 जीन एक इंडिविजुअल में मिलेंगी। पॉपुलेशन में कितनी है? 3, लेकिन एक इंडिविजुअल में इनमें से कोई 2 किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकती हैं। यानी कि अगर हम देखें तो ब्लड ग्रुप शोज मल्टीपल अलीलिज्म। अलील मतलब बताया था जब मेंडल हमने पढ़ा था, मेंडल के लॉस। अलील क्या था हमने? ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, एक ही जीन की अलग अलग फॉर्म्स। सपोज हाइट की हमने बात करी थी, हाइट को कंट्रोल करने वाली एक कैपिटल टी जीन थी, एक स्मॉल टी थी। दोनों कंट्रोल हाइट को कर रही हैं, लेकिन उसकी अलग अलग फॉर्म्स हैं। एक
टॉल हाइट को, एक शॉर्ट हाइट को। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी सेम जीन की अलील्स थी। अब ये जो तीन जीन्स है, तीन अलील्स मैंने लिखी हुई है, ये तीनों किसको कंट्रोल कर रही है? एबीओ ब्लड ग्रुप को। ये तीनों आपस में क्या है? अलील्स। हम क्या कहेंगे? ब्लड ग्रुप शोज मल्टीपल अलीलिज्म, क्योंकि पॉपुलेशन में 2 से ज्यादा अलील्स प्रेजेंट हैं ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए, है ना? ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए 2 अलील्स नहीं है, सिर्फ कितनी है? 3 पॉपुलेशन में। इसलिए हम कहते हैं ब्लड ग्रुप शोज मल्टीपल अलीलिज्म। इतनी बात होगी क्लियर? अब इनके बीच में रिलेशन समझो। अगर किसी इंडिविजुअल में, मैंने बताया हर इंडिविजुअल में कितनी अलील्स होंगी? 2। अगर किसी इंडिविजुअल में IA और स्मॉल आई होती है तो डोमिनेंट होती है IA। अगर किसी इंडिविजुअल में IB और स्मॉल आई प्रेजेंट है तो डोमिनेंट होगी IB। अगर किसी इंडिविजुअल में IA और IB दोनों प्रेजेंट है तो दोनों डोमिनेंट होंगे, को डोमिनेंट। हाँ जी बोलिए मैम, स्क्रीन रोटेट कर दो प्लीज। ओके ठीक है। एक बात समझनी है, IA और IB आपस में कैसी हैं? को डोमिनेंट। मतलब अगर IA और IB साथ साथ एक इंडिविजुअल में है तो दोनों एक्सप्रेस करेंगे। हमने मेंडल के टाइम पे क्या समझा था? डोमिनेंट और रिसेसिव वाला कॉन्सेप्ट। हमने को डोमिनेंस के बारे में कुछ नहीं सुना था। तो मेंडल के बाद भी कुछ चीजें डिस्कवर हुई थी। मेंडल की डिस्कवरी के बाद तो ये को डोमिनेंस का फिनोमिना मेंडल्स की डिस्कवरी के बाद डिस्कवर हुआ। तो को डोमिनेंस का मतलब 2 एलील्स हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन हो सकता है सेम टाइम पे दोनों की दोनों डोमिनेंट हो। डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप ना हो उनमें, दोनों की दोनों क्या हो? डोमिनेंट। तो IA और IB कैसी हैं? को डोमिनेंट। कैसी हैं? को डोमिनेंट। और IA और IB स्मॉल आई पे क्या है? डोमिनेंट। स्मॉल आई क्या है? रिसेसिव। इतनी बात हुई क्लियर? ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब मैं बनाऊंगी एक टेबल जो तुम लोग साथ साथ बनाओगे, राइट? उसे समझते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत बार ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स पे आ जाता है और बहुत ही इजी भी है। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा एक बात समझ लो, अगर किसी इंडिविजुअल में IA अलील प्रेजेंट है तो ये A एंटीजन को कोड करेगी। समझते हैं इसे क्या है? IB अलील है तो ये B एंटीजन को कोड करेगी, और स्मॉल I प्रेजेंट है तो कोई भी एंटीजन को कोड नहीं करेगी। अब ये एंटीजन क्या होते हैं? जितने भी हमारे सेल्स होते हैं ना, उनके सरफेस पे, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल है, उसके सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो अगर हमारी बॉडी के अलावा किसी और की बॉडी में जाएं, जिनमें वो प्रोटीन ना प्रेजेंट हो, उनकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर देते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स समझते हो? एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को एलिसिट कर देते हैं। एंटीजेंस क्या है? कुछ ऐसे प्रोटीन सेल के ऊपर जो अगर हम किसी और की बॉडी में डालें तो दूसरे की बॉडी उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडी। समझ रहे हो? हम करते हैं ना ब्लड ग्रुप की मैचिंग करते हैं ना, डोनेट करने से पहले बी वाले को बी ही देते हैं, ए वाले को ए देते हैं, क्योंकि अगर बी वाले का ब्लड अगर हम ए वाले में दे देंगे तो ए वाला बी वाले के एंटीजन के अगेंस्ट क्या बना देगा? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बना के बी वाले ब्लड, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको क्या कर देगा? एग्लूटिनेट। एग्लूटिनेट मतलब जैसे केमिस्ट्री में आप प्रेसिपिटेशन समझते हो ना, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ऐसे इनको क्या कर देगा? एग्लूटिनेट। एग्लूटिनेशन हो जाएगी और वो सारे ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे? खराब। तो बी वाला ब्लड ग्रुप ए वाले को देने का कोई फायदा नहीं है, एंड वाइस वर्सा आल्सो। कुछ देर के लिए मिलाया जा सकता है, कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है, तो मेरे कहने का क्या मतलब है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनके सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटीजेंस। अगर वो हम किसी और की बॉडी में डाल दें, वो वाले एंटीजेंस जो हमारी बॉडी में हैं, वो अगर हम किसी और की बॉडी में डाल दें तो उनकी बॉडी क्या बना देगी? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, और एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर कोई एंटीजन, कोई प्रोटीन दूसरे की बॉडी में चला जाए तो उसकी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी,
अपने सेल्स के एंटीजेंस के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाती। बॉडी के पास ना एक बड़ी खासियत है, इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजेंस। मतलब बॉडी को पता है ये मेरी बॉडी के खुद के एंटीजेंस हैं, इसके अगेंस्ट मेरे को एंटीबॉडी नहीं बनानी। अगर बाहर से कोई एंटीजेंस आ रहे हैं, चाहे वो बैक्टीरिया के सेल पे हो, चाहे वो वायरस के सेल पे हो, चाहे किसी और ब्लड ग्रुप के सेल पे हो, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बना देती है? एंटीबॉडी। आ रही है बात समझ? हमारी बॉडी बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनाती है ना एंटीबॉडी, क्योंकि बैक्टीरिया के सेल के सरफेस पे भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, तो हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी कि ये तो मेरी बॉडी का एंटीजन नहीं है, इसके अगेंस्ट क्या बनाओ? एंटीबॉडी। मतलब बॉडी उस हर प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी जिसको वो अपनी खुद की बॉडी का पार्ट रिकॉग्नाइज नहीं करती। आ रही है बात समझ? तो ऐसे प्रोटीन्स को जो किसी दूसरी बॉडी में जाके एंटीबॉडी के रिस्पॉन्स को एलिसिट करें, ऐसे प्रोटीन्स को हम क्या बोल देते हैं? एंटीजेंस। क्या बोल देते हैं? एंटीजेंस। एंटीजेंस कहाँ प्रेजेंट होंगे? सेल के सरफेस पे। जो ये हम ए एंटीजन बी एंटीजन मैंने लिखा है ना, ये किसके सेल के सरफेस पे होते हैं? रेड ब्लड सेल्स के। हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं ना। रेड ब्लड सेल के सरफेस पे ये ब्लड ग्रुप वाले एंटीजेंस होते हैं। आ रही है बात समझ? अगर हमारे अंदर IA जीन है तो रेड ब्लड सेल की सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा? ए एंटीजन। अगर IB जीन है हमारे अंदर तो रेड ब्लड सेल के सरफेस पे बी एंटीजन। अगर हमारे अंदर स्मॉल आई जीन है तो रेड ब्लड सेल की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं। अगर IA और IB दोनों जीन है हमारे अंदर तो ए और ए एंटीजन भी होगा, बी एंटीजन भी होगा। आ रही है बात समझ? तो अब समझो, अब मैंने बताया ना इन तीनों अलील्स में से किसी भी इंडिविजुअल में कितनी अलील्स होंगी? 2। एक मदर से आएगी, एक फादर से आएगी। ठीक है, उनका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा वो देखते हैं कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे एक टेबल बनेगी, अलील। मैम थोड़ी स्लाइड ऊपर करना। हाँ जी हाँ जी। allele from parent 1, allele from parent 2, यहाँ पे लिखो जीनोटाइप, फिर लिखो फिनोटाइप यानी कि ब्लड ग्रुप, फिर लिखो एंटीजन, फिर लिखो एंटीबॉडी। ठीक है, सबसे पहले हम ये 2 कॉलम्स फिल करेंगे। मैंने तुम्हें बताया कि हर इंडिविजुअल में कोई भी 2 एलील्स होंगी। सपोज पहले केस में अलील फ्रॉम पेरेंट 1, सपोज मदर से IA अलील है और फादर से भी IA। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? स्मॉल आई और IA IB 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 स्मॉल आई, फिर IA IB एंड स्मॉल आई स्मॉल आई। इतनी बात आ गई समझ? ये 6 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इनके अलावा कोई और हो तो बताओ। ये 3 अलील्स जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती हैं, IA IB IA स्मॉल आई। किसी इंडिविजुअल में कोई भी 2 अलील्स होंगी। अब 2 अलील्स के क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं वो हमने लिख दिए, राइट? एक मदर से आएगी, एक फादर से आएगी। फिनोटाइप के नीचे ब्लड ग्रुप, इतना हो गया। अब जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप हम कैसे लिखते हैं? दोनों जीन्स को कंबाइन करके। जैसे मेंडल में देखो कैपिटल T एक जीनोटाइप था, कैपिटल T स्मॉल t एक जीनोटाइप था। दोनों एलील्स को कंबाइन करके आप क्या लिख देते हो? जीनोटाइप। तो यहाँ पे लिखो IA 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 स्मॉल I IB 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 स्मॉल I IA IB स्मॉल I स्मॉल I।
ये जीनोटाइप्स हो गए, बस कंबाइन करके लिख दिया हमने, इतना हो गया। अब एक बात और समझ लो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वर्ड्स, IA और IB आपस में क्या है, co-dominant, and these are dominant over small I. And also blood group shows multiple allelism. ये मैं कुछ keywords लिख रही हूँ। इतना हो गया, समझ आ गया इतना सब बच्चों को, राइट? अब phenotype यानी कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, हमें तो इससे मतलब है। अगर IA अलील होती है तो कौन से एंटीजन को कोड करती है, कौन से एंटीजन को, A एंटीजन। तो एंटीजन यहाँ पे कौन सा होगा, A। अभी ये वाला छोड़ दो, IA और IA कौन से एंटीजन को, A, स्मॉल I किसी को भी नहीं, और IA डोमिनेंट है, राइट? तो एंटीजन कौन सा होगा अगेन, A, राइट? IB में B एंटीजन, IB स्मॉल I में भी B एंटीजन, IB में को डोमिनेंट है, A एंटीजन भी होगा B भी होगा, राइट? A एंटीजन कॉमा B एंटीजन। स्मॉल I में नो एंटीजन, राइट? नो एंटीजन, ठीक है। अब ये वाला कॉलम फिल करेंगे ब्लड ग्रुप वाला, जोन सा एंटीजन है, अगर A एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप A, B एंटीजन तो ब्लड ग्रुप B, AB एंटीजन दोनों तो AB ब्लड ग्रुप, कोई भी एंटीजन नहीं तो O ब्लड ग्रुप। अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो कौन सा ब्लड ग्रुप, O। तो लिखो यहाँ पे ब्लड ग्रुप, यहाँ पे A B AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप, इतना हो गया, राइट? अब एंटीबॉडी की बात करते हैं। मैंने आपको बताया बॉडी की एक बड़ी अच्छी खासियत है कि वो अपने और फॉरेन एंटीजेंस के बीच में डिफरेंशिएट कर सकती है। बॉडी कैन रिकॉग्नाइज सेल्फ एंटीजेंस एंड नॉन सेल्फ एंटीजेंस, है ना? बॉडी को पता है मेरे सेल के सरफेस पे ये वाले एंटीजेंस हैं, ये प्रॉपर एंटीजेंस हैं, इनके अगेंस्ट मेरे को एंटीबॉडीज नहीं बनानी। अगर फॉरेन से कोई एंटीजन मेरे अंदर एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट में क्या बना दूंगी, एंटीबॉडी। बॉडी को ये बात अच्छे से पता है। अगर बॉडी नॉर्मल है तो किसी किसी लोगों में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पता है आप लोगों को? हॉजकिंस लिम्फोमा, एक तरह का अर्थराइटिस भी होता है जो क्या होता है, ऑटो इम्यून। डायबिटीज टाइप 1 इज ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होगा, बॉडी अपने ही एंटीजेंस की, अपने ही बॉडी के एंटीजेंस के अगेंस्ट क्या बना देगी, एंटीबॉडी, और अपने ही सेल्स को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय। बॉडी खुद की ही दुश्मन बन जाती है, समझ रहे हो, राइट? अगर नॉर्मल कंडीशन से तो बॉडी ऐसा नहीं करती, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में बॉडी अपनी ही बॉडी के एंटीजेंस के अगेंस्ट क्या बना देती है, एंटीबॉडी, ठीक है? अब अगर बॉडी नॉर्मल है तो ब्लड ग्रुप अगर A है, मतलब कि क्या है कि बॉडी के अंदर कौन सा एंटीजन है, A, तो क्या बॉडी अपनी बॉडी के अगेंस्ट बनाएगी एंटीबॉडी, नो, मतलब A के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। अगर ब्लड ग्रुप A है यानी कि बॉडी के अंदर कौन सा एंटीजन है, A, तो बॉडी को पता है ये तो मेरी बॉडी का एंटीजन है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनानी। किसके अगेंस्ट बनानी है, B के अगेंस्ट। तो A वाले ब्लड ग्रुप वाले लोगों में कौन सा एंटीबॉडी होगी, B एंटीबॉडी। B के अगेंस्ट एंटीबॉडी को हम कैसे लिखेंगे, B एंटीबॉडी। और नीचे वाले में बताओ, इसके नीचे वाले में B एंटीबॉडी, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे भी B एंटीबॉडी, यहाँ पे बताओ, देख लिया है ना? मान लो किसी का ब्लड ग्रुप AB है, AB वाले में एंटीजन AB प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, एंटीजन B भी, तो बॉडी को लगेगा ये तो दोनों मेरे एंटीजन है,
तो क्या ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी? नो, वो भी बॉडी का पार्ट है। बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी? नो, वो भी बॉडी का पार्ट है। तो मतलब ना ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी ना बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी। तो यहाँ पे लिखोगे नो एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी। ठीक है। जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब उनके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। उनके लिए ए वाला भी फॉरेन एंटीजन है, बी वाला भी फॉरेन एंटीजन है। तो एंटी ए एंटीबॉडी भी बनाएगी बॉडी, एंटी बी भी बनाएगी। एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी। इतना सब बच्चों को समझ आ चुका है? हाँ जी, यस यस, अभी आऊंगी, उस बात पे भी आऊंगी। राइट, अभी धीरे धीरे करके फ्लो में चलेंगे। इतनी बात सब बच्चों को समझ आ गई? ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय 3 alleles. ABO blood group system is controlled by 3 alleles. What are the name of the alleles? IA, IB, small I. IA encodes for which antigen? IA कौन सा एंटीजन बनाएगा? A. IB, B. Small I, no antigen. Small B, sorry, small I, no antigen. इतना हो गया। IA and IB are codominant. IA and IB are codominant and they are dominant over small I. ये सारी चीजें मैं क्यों बार बार रिपीट कर रही हूँ? क्योंकि जब भी आपका जेनेटिक्स ऑफ ब्लड ग्रुप पे क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप थोड़ी इंट्रोडक्शन लिखोगे। आ रही है बात समझ? ब्लड ग्रुप इज डिसाइडेड बाय द एंटीजेंस प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल के सरफेस पे कौन से एंटीजेंस प्रेजेंट हैं, ये डिसाइड करेगा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, है ना। और कौन से एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे वो डिसाइड करेंगे क्या? जीन्स। अगर IA जीन प्रेजेंट है तो रेड ब्लड सेल के सरफेस पे ए एंटीजन। अगर IB जीन प्रेजेंट है तो रेड ब्लड सेल के सरफेस पे सपोज बी एंटीजन। अगर स्मॉल आई प्रेजेंट है तो कोई भी एंटीजन नहीं। तो आप ना इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? ए एंटीजन को सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, बी को स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब अलग अलग शेप्स कर दो। सेल के सरफेस पे है ना एंटीजन, और बता दो ये एंटीजन्स कौन से किसके सरफेस पे होते हैं? रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे। इतना बता दोगे? ठीक है। क्या लिखोगे? सबसे पहले आप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की थोड़ी इंट्रोडक्शन लिखो। ABO blood group system is decided by 3 alleles, IA, IB, small I. And these alleles express in the form of antigens which are present over the surface of red blood cells. If IA gene is present, it encodes for A antigen, IB for B antigen, small I does not code for any antigen. Now, in any one individual, any 2 of these alleles are present. Population में 3 alleles हैं, लेकिन किसी इंडिविजुअल में कोई 2 alleles हैं, ये चीज बताई। फिर इनका आपस में रिलेशन बताओ, कोडोमिनेंट और डोमिनेंट रिसेसिव वाला जो भी है रिलेशनशिप वो बता दिया। उसके बाद आप बताओ ब्लड ग्रुप शोज मल्टीपल एलीजम, ये शुरू में ही बता दो। IA, IB, I 3 तरह की एलील्स है पॉपुलेशन में, इसलिए हम कहते हैं इट शोज मल्टीपल एलील्स। इतना बता दिया, हो गया। फिर ये टेबल बनाई, सबको आ गई समझ? इतना हो गया। अब आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात पे। हम कहते हैं ना ए पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप या ए नेगेटिव है या बी पॉजिटिव है बी नहीं। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ये समझना। जैसे आरबीसी की सेल्स, आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, बी एंटीजन प्रेजेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। सिमिलरली एक और तरह का एंटीजन है जिसका नाम है रीसस एंटीजन। क्या नाम है? रीसस एंटीजन। रीसस एक मंकी का नाम है जिसमें सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। ये वाला एंटीजन जो रीसस है, ये रीसस मंकी में डिस्कवर हुआ था, इसका नाम क्या रख दिया? रीसस एंटीजन। बाद में देखा गया ये एंटीजन तो ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होता है, ह्यूमन के रेड ब्लड सेल के सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकता है। किसी में होता है, किसी में नहीं होता। इसको शॉर्ट में लिखते हैं RH। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? RH। अगर प्रेजेंट है तो बोल देते हैं इंडिविजुअल इज RH पॉजिटिव या सिंपली पॉजिटिव। अगर नहीं प्रेजेंट है तो क्या लिख देते हैं? RH नेगेटिव या सिंपली
नेगेटिव। आ रही है बात समझ? अब अगर किसी इंडिविजुअल में ए एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी पे और रीसस है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए पॉजिटिव। अगर ए प्रेजेंट है रीसस नहीं है तो ए नेगेटिव। बी और रीसस प्रेजेंट है तो बी प्रेजेंट है रीसस नहीं है तो अगर ए बी रीसस तीनों प्रेजेंट है ए बी पॉजिटिव। ए बी प्रेजेंट है रीसस नहीं है तो ठीक है। सिर्फ रीसस प्रेजेंट है तो ओ पॉजिटिव। सिर्फ रीसस प्रेजेंट है ए और बी नहीं है तो ओ पॉजिटिव। और कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ नेगेटिव। ना ए ना बी ना रीसस, तो कौन सा होगा? ओ नेगेटिव। इतनी बात आगे समझ। अब मेरे को ये बताओ, यूनिवर्सल डोनर समझते हो, मतलब जो सबको ब्लड ग्रुप दे पाए, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? जिसका आरबीसी ऐसा हो जिसपे कोई भी एंटीजन नहीं होगा, तो वो किसी की भी बॉडी में जाए, उसकी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी नहीं। बॉडी एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनाती है? एंटीजन के। अगर बॉडी में बॉडी के सेल्स के ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है तो किसी भी बॉडी में डाल दो, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं, राइट? तो ओ नेगेटिव में ना ए है ना बी है ना रीसस है। तो अगर मैं किसी भी बॉडी में उसको डाल दूं तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो ओ नेगेटिव इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? जिसपे सारे एंटीजन्स प्रेजेंट हो, कि उसके अंदर में कोई भी एंटीजन डाल दो, उसको क्या लगे ये तो मेरी ही बॉडी जैसा एंटीजन है, ये तो मेरी बॉडी का पार्ट है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी ना। तो ए बी पॉजिटिव में ए एंटीजन भी है, बी भी है, रीसस भी है ना, तीनों है। तो उसको क्या लगेगा बॉडी को? अगर मैं ए पॉजिटिव डाल दूंगी उसको लगेगा ए भी मेरे ऊपर होता है, रीसस भी होता है, तो ये तो मेरी बॉडी का पार्ट है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनानी। हर एक से एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। अच्छा मेरे को बताओ, बी पॉजिटिव वाला किस किस से ले सकता है? बी पॉजिटिव वाला किस किस से ब्लड ग्रुप ले सकता है? बी पॉजिटिव से तो ले ही सकता है, सेम वाले से। बी नेगेटिव से भी ले सकता है ना। किसको नहीं आई ये बात समझ? बी पॉजिटिव वाला बी नेगेटिव से ले सकता है, या ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव से ले सकता है? बी नेगेटिव से कैसे? एंटीजन्स कौन से हैं बी पॉजिटिव पे? बी और रीसस, है ना। और बी नेगेटिव पे सिर्फ बी। तो अगर मैं बी डाल दूंगी उसके अंदर तो रीसस नहीं है, ना होने दो। रीसस का करना क्या है? समझाओ इसको थोड़ा सा। भाई मेरी बॉडी के अंदर जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाती। मैं तो चाहूंगी कि कोई एंटीजन हो ही ना, बाहर से जो भी चीज मेरे अंदर आ रही है उसके अंदर कम से कम एंटीजन हो, मेरी बॉडी से तो कम ही एंटीजन हो, तभी तो मेरी बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। बॉडी किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी? मेरे को बताओ। अगर बी नेगेटिव वाला आता है बी पॉजिटिव में, है ना, बी पॉजिटिव में क्या क्या है? बी एंटीजन और रीसस एंटीजन। इस पे कौन सा है? सिर्फ बी एंटीजन है। क्या बॉडी बी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी? नहीं, क्योंकि बी तो उसका पार्ट है और तो कोई एंटीजन है ही नहीं। किसके अगेंस्ट बनाएगी एंटीबॉडी? नहीं बनाएगी। बी नेगेटिव से ले सकता है, लेकिन क्या उल्टा हो सकता है? बी नेगेटिव बी पॉजिटिव से नहीं ले पाएगा। बी नेगेटिव पे रीसस नहीं है ना, बी पॉजिटिव पे तो रीसस है। ठीक है, आ रही है बात समझ सबको? यस, अंडरस्टूड, इजी। ठीक है, ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल के साथ साथ मैंने बताया जो बार बार इंट्रोडक्शन, क्या क्या कीवर्ड्स आंसर में इंक्लूड करोगे? बोलो। बी नेगेटिव नहीं, बी पॉजिटिव से नहीं ले पाएगा। रीसस एक्स्ट्रा हो गया ना, नहीं ले पाएगा। उनमें भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट? ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ क्या क्या लिखोगे? किसमें? जिसमें पॉजिटिव है उसमें रीसस है। ए पॉजिटिव, अभी बता दो। अब मेरी बात सुनो, क्या क्या लिखोगे? हाँ, ओ
कोई एंटीजन नहीं है। हाँ, उसको लगेगा, मान लो O वाला है, उस पे बेचारे पे तो कोई एंटीजन है नहीं, बाहर से A वाला दे दिया, A वाले पे कौन सी एंटीजन है, A एंटीजन, तो वो A के अगेंस्ट क्या बना देगा, एंटीबॉडी। वो नहीं बननी चाहिए। हम चाहते हैं जिसको भी हम ब्लड ग्रुप दें, ठीक है, जिसको भी हम ब्लड ग्रुप दें उसके उसमें एंटीबॉडी नहीं बननी चाहिए जो हम ब्लड ग्रुप डोनेट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। अगर बन गई तो कोई फायदा ही नहीं है ब्लड ग्रुप देने का, ब्लड देने का, ब्लड डोनेट करने का। नहीं तो क्या हो जाएगा, मैं बताती हूँ। अगर मैंने ए वाले को बी वाला ब्लड ग्रुप दे दिया, बी वाला ब्लड डोनेट कर दिया, तो ए वाले के अंदर कौन सा था, एंटी बी एंटीबॉडी, जो रिएक्ट कर जाएंगी बी एंटीजन से। जब रिएक्ट करेंगी तो क्या हो जाएगी, ब्लड सेल्स की एग्लूटिनेशन। द वर्ड इज एग्लूटिनेशन, जैसे प्रेसिपिटेशन होता है। उस एग्लूटिनेशन की वजह से जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना, आर्टरीज वेन सुनी है ना, जो है ना कैपिलरीज, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो क्या हो जाएंगी, ब्लॉक। वो एग्लूटिनेशन होने की वजह से मोटे मोटे प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और कैपिलरीज क्या हो जाएंगी, ब्लॉक, ब्लड फ्लो ही रुक जाएगा, राइट। तो कभी भी ब्लड ग्रुप मैचिंग के बिना नहीं देना चाहिए। आपने ये बात भी सुनी है, जब भी किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह भी करते हैं तब भी हम एंटीजेंस को मैचिंग करते हैं, नहीं तो जो ग्राफ्ट होता है वो क्या हो जाता है, रिजेक्ट। सुना होगा आप लोगों ने, है ना, किसी से भी नहीं ले सकते, पहले मैचिंग करते हैं, राइट, मैचिंग करनी पड़ती है। ठीक है, आगे ये बात समझ। हाँ, मैं कीवर्ड्स प्लीज सुन लो, क्योंकि एक बार पहले हम समझ लेते होते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, सुनते हैं कि जब क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमें क्या क्या इंक्लूड करना है आंसर में, कि हमारे मार्क्स डिडक्ट ही 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बताया, ऐसे ही आता है। सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस करो। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय 3 अलील्स, नाम लिख दिए, तीनों लिख दिए। फिर बताओ वो तीनों अलील्स कौन कौन से एंटीजन को कोड करती हैं, IA A को, IB B को, I स्मॉल i किसी को भी नहीं, बता दिया, 2 लाइंस हो गई। तीसरा, इनके बीच में रिलेशन बताओ, IA और IB को डोमिनेंट एंड डोमिनेंट ओवर स्मॉल i, बता दिया। ब्लड ग्रुप शोज मल्टीपल अलीलिज्म, बता दिया, ओके। उसके बाद आप ये टेबल बनाओ। टेबल बनाने के बाद आप रीसस वाले सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करो। ये कौन सा सिस्टम था, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। बाद में हमने एक और कौन सा ऐड कर दिया, रीसस वाला, ठीक है। फिर सबके अकॉर्डिंग बता दो, अगर रीसस भी है, ए भी है, बी भी है, तो ए बी पॉजिटिव, वो सारे ब्लड ग्रुप। चाहे यहीं पे आप एक और कॉलम ऐड करके बता सकते हो, रीसस प्रेजेंट और नॉट, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बाइफरकेट कर दो। आ रही है बात समझ, चाहे यहीं पे एक कॉलम ऐड कर दो, चाहे नीचे एक पैराग्राफ के थ्रू इंट्रोड्यूस कर दो रीसस वाले सिस्टम को। करने के बाद आप यूनिवर्सल डोनर बताओ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बताओ। हाँ, बता दो, बहुत अच्छी बात रहेगी, राइट। और आई गेस दिस कंप्लीट्स द आंसर। बता देना, ये जो एंटीजेंस होते हैं किसके सरफेस पे होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के, ठीक है। जब यूनिवर्सल डोनर वाला एक्सेप्टर वाला कॉन्सेप्ट बताओगे तो एग्लूटिनेशन टर्म भी इंट्रोड्यूस कर देना, ठीक है। अगर एग्लूटिनेशन टर्म, एग्लूटिनेशन मतलब अगर ए वाला एंटीजन एंटी बी एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर जाए, है ना, तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन। एग्जांपल दे देना कोई भी, राइट, कर लोगे, ओके। अब एक और छोटा सा टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा, वो समझते हैं। Online students, is it clear or not? Yes, ma'am. Okay. अब मैं एक और टॉपिक करा रही हूँ, सेंट्रल डोग्मा।
ये आप लोगों को सबको पता है, मैं शुरू से एक बड़ा आपको रूल समझाती आ रही हूँ कि लिविंग सिस्टम्स में इंफॉर्मेशन किस सीक्वेंस में फ्लो करती है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स, बताया था। इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। इसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। मतलब द सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन लिविंग सिस्टम्स इज द सेंट्रल डोग्मा। अब क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि प्रोटीन से आरएनए नहीं बन सकता। उल्टी डायरेक्शन में अगर हम चलें, हम सोचे प्रोटीन से हम आरएनए बना दें, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। पूरे साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि क्या रिवर्स डोग्मा पॉसिबल है। बहुत सारे एफर्ट्स भी चल रहे हैं कि हमारे पास प्रोटीन की सीक्वेंस है, क्या हम उससे आरएनए की सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं, उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करा सकते हैं इंफॉर्मेशन को। तो अभी तक कोई भी सक्सेस नहीं मिली। तो सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है? डीएनए टू आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन। मतलब रूल एक तरह का। हाँ ठीक है। ये बहुत बड़ी सक्सेस हो जाएगी। मतलब कि इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा कि जो काम डीएनए कर रहा है ना, जेनेटिक मटेरियल, जैसे हम कहते हैं डीएनए, वो डीएनए नहीं रहेगा, प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर पाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, जो कि अभी तक इम्पॉसिबल माना जाता है, राइट? भाई प्रोटीन के पास सारी इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन नेक्स्ट जनरेशन तक इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, ये कितना बड़ा एक कोड क्रैक हो जाएगा, राइट? अब मेरे को बताओ, डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन? डीएनए की बात करें तो डीएनए में इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है, इसे समझते हैं। डीएनए किसका बना हुआ है? डीएनए बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट होते हैं? 3, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस। शुगर फॉस्फेट सेम है न्यूक्लियोटाइड्स में, डिफरेंस कहाँ आता है? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कितनी तरह के होते हैं? 4। डीएनए में जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 4 लेटर कोड ATGC। सो डीएनए में इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ 4 लेटर कोड ATGC, है ना? आरएनए भी किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए भी किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए में भी न्यूक्लियोटाइड में शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, और क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस। कौन से? AUGC। मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या होता है? 4 लेटर कोड इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए इट इज कन्वर्टेड इनटू 4 लेटर कोड इंफॉर्मेशन ऑफ आरएनए AUGC। यही होता है, which is converted by translation into 20 letter code of proteins। 20 letter code क्यों बोला? प्रोटीन्स में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर्म प्रोटीन्स। अलग अलग तरह की सीक्वेंस में ज्वाइन हो जाते हैं अमीनो एसिड, यही 20 अमीनो एसिड्स टू फॉर्म थाउजेंड्स ऑफ लेंथ ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन कोई 1000 अमीनो एसिड भी लॉन्ग हो सकता है, कोई 200 अमीनो एसिड का भी बना हो सकता है, लेकिन बने वो इन्हीं 20 अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से होते हैं इन डिफरेंट सीक्वेंसेस। सो व्हाट हैपेंस इन सेंट्रल डोग्मा इज डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए व्हिच इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, है ना? कोड की फॉर्म में बात करें तो 4 लेटर कोड ऑफ डीएनए, 4 लेटर कोड कौन सा? ATGC is converted into 4 letter code of RNA which is converted into 20 letter code of proteins। कितनी बात आ गई समझ? ये तो है सेंट्रल डोग्मा। एक रिवर्स डोग्मा भी होता है, बताऊं क्या होता है? कुछ वायरस ऐसे होते हैं, मैंने बताया था, जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं होता। क्या होता है उनमें जेनेटिक मटेरियल? आरएनए। ऐसे वायरस को हम बोलते हैं रेट्रोवायरस।
क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस आर द एक्सेप्शन। अब रेट्रोवायरस में डीएनए तो है ही नहीं, क्या है उनमें जेनेटिक मटेरियल? आरएनए। तो आरएनए क्या होता है? आरएनए उनमें पहले कन्वर्ट होता है डीएनए में। उनमें आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनता। रेट्रोवायरस में जिनमें आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, ऐसा नहीं होता कि आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना दे। आरएनए पहले कन्वर्ट होता है डीएनए में, फिर डीएनए बनाता है मैसेंजर आरएनए, याद है? फिर मैसेंजर आरएनए क्या बना देता है? प्रोटीन। इस प्रोसेस को, आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आ रही है बात समझ? तो रेट्रोवायरस आर द एक्सेप्शन फॉर सेंट्रल डोग्मा। दे फॉलो रिवर्स डोग्मा, मतलब रिवर्स, प्रॉपर रिवर्स नहीं, सिर्फ आरएनए से डीएनए बनता है उनमें, राइट? तो अगर जब भी सेंट्रल डोग्मा पे नोट आएगा, आप बताओ व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? द फ्लो ऑफ, द सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ। हाँ जी मैम स्क्रीन चली गई है। एक सेकंड, मेरे को ना कोई कॉल आ रहा था आई गेस, इसलिए आई शेयर द स्क्रीन अगेन। Is it visible now? यस मैम। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा की सबसे पहले क्या दोगे? डेफिनेशन। व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? द सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। फिर वो सीक्वेंस बना दो, डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। लिखो डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन। फिर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की थ्योरी में डेफिनेशन दो। डेफिनेशन दे दोगे, ट्रांसक्रिप्शन इज द process of formation of messenger RNA from DNA, and translation is protein by information carried by messenger RNA over the surface of ribosomes, over the surface of ribosomes। ना बता दिया। फिर ये लेटर कोड वाली बात कर दो, 4 लेटर कोड, ठीक है, कोड्स वाली बात कर दो। उसके बाद इसका एक्सेप्शन बताओ, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को आप लोग एक्सचेंज करो। दिस कंप्लीट्स द आंसर। ठीक है, कीवर्ड्स पता लग गए सबको क्या क्या लिखने हैं? जब भी नोट आएगा, आ सकता है 6 मार्क्स का नोट सेंट्रल डोग्मा पे, कर लोगे? यस। अभी तक हम लोग ने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए? हम लोग का जो सेशनल 2 का सिलेबस है, एक तो मैं एंजाइम्स दे रही हूँ आप लोगों को, और यूनिट 3 का पार्ट 1। यूनिट 3 के पार्ट 1 में डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 मैंने बताया था आप लोगों को। फ्लिप लर्निंग मैम ये दोबारा कराना, राइट? तो नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी होगी रिस्पेक्टिव सेक्शंस की, मैं डायबिटीज टाइप 1 और टाइप